A very good morning to all of you, my dear students. Welcome all of you to my Prerana YT classes. Today in this class, we are going to discuss about one of the most eminent area of study of public administration that comes under the third semester system of political science honors. That is the administrative management theory. And students, you know also इन डिफरेंट क्लासेस में हम लोग डिस्कशन करते आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में, जहां हम डिस्कशन कर चुके हैं बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स, हेनरी फेयल, मूनी, रेली, और आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं लूथर गुलिक एंड ऑरविक के स्पेशल ग्राउंड ऑफ कंट्रीब्यूशंस को। तो यहाँ हम देखेंगे जो ऑरविक एंड गुलिक्स की कंट्रीब्यूशंस बेसिकली अपन थ्री इम्पॉर्टेंट एरियाज। फर्स्ट, बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जहां हम 4 टाइप्स पाते हैं। सेकेंडली, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां हम 7 टाइप्स को पाते हैं। और बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां हम 10 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स को पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो नो दैट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, जिसको हम स्ट्रक्चरल थ्योरी कहते हैं, फॉर्मल थ्योरी कहते हैं और मैकेनिस्टिक थ्योरी कहते हैं, वहाँ पर जो प्रिंसिपल्स लेट डाउन हुआ है दिस पॉलिटिकल थिंकर्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेलिवेंस है इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. So without lapsing our time, let us move towards the analysis of the topic now. But before moving towards the analysis, first of all, we should have to understand who was Luther Gulick. तो स्टूडेंट्स, लूथर गुलिक कौन थे? लूथर गुलिक एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्ट थे, जिनका जन्म हुआ था जापान में 1892 में। और उनका जो कंट्रीब्यूशंस है हम लोग देखने को पाते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, जहां नेशनल डिफेंस काउंसिल में उनका जो योगदान होता है वहाँ हम लोग देखते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस वहाँ पर हम लोग को मिलता है लूथर गुलिक की। और साइमल्टेनियसली 40 इयर्स उनका स्पेशल ग्राउंड ऑफ कंट्रीब्यूशंस हम कहाँ देखते हैं? सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क में। तो लूथर गुलिक एक एक्सपर्ट थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, जिनका मिलिट्री फील्ड में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट फील्ड में बहुत सारा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस है। स्टूडेंट्स, यहाँ इतना जगह नहीं है उनके कंट्रीब्यूशंस को मेंशन करने के लिए। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर रहे हैं लूथर गुलिक, और उनका जो स्पेशल ग्राउंड ऑफ कंट्रीब्यूशंस है इट वाज मेनली बेस्ड अपॉन हिज रिसर्च एंड एक्सपीरियंसेस इन डिफरेंट फील्ड, इन डिफरेंट ग्राउंड ऑफ एक्टिविटीज़, जिसको लेकर वो मैनेजमेंट की फील्ड में बहुत सारा उनका योगदान और अवदान, कंट्रीब्यूशंस एज वेल एज पार्टिसिपेशंस को हम देखते हैं। और उनका जो ग्राउंड ऑफ कंट्रीब्यूशंस है बेसिकली इन द प्रोपाउंडिंग of the principles of administration, it is quite a relevant one even in these days also. So students, पहले मैं बता चुकी हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, जिसको हम स्ट्रक्चरल थ्योरी कहते हैं, मैकेनिस्टिक थ्योरी कहते हैं और फॉर्मल थ्योरी के नाम से भी दिस थ्योरी जाना जाता है। तो इसको याद रखना, एग्ज़ाम में कोई भी नाम से अगर पूछा जाता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी को हम स्ट्रक्चरल थ्योरी कहते हैं बिकॉज इट्स गिव्स इम्पॉर्टेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. It is known as mechanistic theory because this theory treats organization as a machine, and this theory is also known as formal theory because it's laid down some of the most important formal principles of organization. So Gulick and Orwick's contribution to public administration was associated with the bringing together public administration and business administration. And these two thinkers, they were greatly influenced by the ideas of Taylor. So students, you know who was Taylor? Yes, he was the propounder of the scientific management approach, which happens to be the first important classical approach of public administration.
तो गुलिक एंड अर्विक उनका जो ग्राउंड ऑफ कंट्रीब्यूशंस है, बेसिकली हम लोग क्या पाते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में एज वेल एज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशंस है, और दोनों ही बहुत ही प्रभावित हुए थे बाय द आइडियाज ऑफ द टेलर, मीन्स फ्रेडरिक विंसलो टेलर was the propounder of scientific management approach. You also know this. So उनका जो रिसर्च एरिया था, उनका जो रिसर्च था in the field of management and administration, what actually it is having the objective. So first of all, division of labor or work specialization, and number 2, basis of departmental organization. Students इसको याद रखना, लूथर गुलिक और एंड ऑरविक जो उनका कंट्रीब्यूशंस एरिया है, इट वाज मेनली बेस्ड अपॉन 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स, अर्लियर मैंने बताई हूँ, रिसर्च एंड एक्सपीरियंसेस. तो उनका जो रिसर्च एरिया था, वो रिसर्च एरिया फोकस होता था बेसिकली अपॉन 2 इम्पॉर्टेंट फील्ड्स, जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या था, डिवीज़न ऑफ लेबर और वर्क स्पेशलाइजेशन. जैसे कि मैंने पहले कहा है, F.W. टेलर फ्रांस जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की जो प्रोपाउंडर है, उनका जो इन्फ्लुएंस उनके ऊपर हुआ था basically upon 2 important things. They were greatly begotten by his thought, that is division of labor और work specialization. लेबर की डिवाइड यहाँ मेन मकसद है उनका, क्योंकि अगर स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क होता है तो काम के बर्डन नहीं रहता है, और स्पेशलाइज्ड फील्ड में स्पेशलाइज्ड पर्सन्स को हम लोग अगर अपॉइंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैरिट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंसेस, वी कैन एबल टू गेट बेटर रिजल्ट. So work specialization, it can bring about the ground of efficiency and economy in an organization. And thereafter, basis of departmental organization. तो गुलिक एंड ऑरविक कहते हैं, अगर काम को हम डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करते हैं तो काम की जो बर्डन है वो तो लेसन होगा ही, उसके साथ हम लोग क्या पाएंगे, बेटर रिजल्ट को अचीव कर पाएंगे. अगर काम को हम डिवाइड करते हैं सेपरेट डिपार्टमेंट में, तो हम लोग बेटर इफेक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस in its field of which achievement and performance we can able to get. So these are 2 important objective of their research. तो उनका research these 2 important thought, that is division of labor and departmental organization की basis में vested हुआ था. तो स्टूडेंट्स यहाँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है. लूथर गुलिक एंड ऑरविक की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि 1937 में आया था, इन द नेम ऑफ पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसको याद रखना, पर स्टूडेंट्स इसको याद रखना कि ये जो बुक है इसको लूथर गुलिक हैज़ रिटन, बट it was edited by whom? ऑरविक. तो लूथर गुलिक इसको लिखे थे और एडिटेड हुआ था ऑरविक के हाथ. सो दिस नेम शुड बी रिमेंबर्ड बाय ऑल ऑफ यू, दैट इज द पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इन विच ईयर इट वाज पब्लिश्ड, इन द ईयर 1937. Thereafter, when we analyze this theory, that is the administrative management theory, it was a product of experience and research. पहले भी मैंने बताई हूँ, this theory, it was totally based upon both the experiences from the military field and from the research area, and where there we find unique experiences of both private, public and military organizations too, where Gulick said rule of thumb should be replaced by science of management. तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का जो डेवलपमेंट हुआ था किस आधार पर हुआ था, एक्सपीरियंस एंड रिसर्च के आधार पर. और एक्सपीरियंस और रिसर्च कहाँ पर हुआ था, प्राइवेट,
पब्लिक फील्ड एज वेल एज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के फील्ड में। तो जैसे मैंने पहले बताई थी, जो डिफेंस काउंसिल वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हुआ था, वहाँ पर लूथर गुलिक एक वर्कर, एक एमिनेंट पोजीशन में थे, और उनका जो मिलिट्री एक्सपीरियंस था, वो मिलिट्री एक्सपीरियंस उसके साथ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में उनका जो एक्सपीरियंस था उसको लेकर, और वहाँ पर जो रिसर्च ग्राउंड उनके माध्यम से क्रिएट हुआ था टू गेट बेटर इफेक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशनल फील्ड, वहाँ पर हम लोग क्या पाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को हम पाते हैं, जहाँ गुलिक क्या कहते हैं, rule of thumb, that is the traditional method should be replaced by science of management। तो इफेक्टिव साइंस ऑफ मैनेजमेंट को अगर हम अडॉप्ट करते हैं, रूल ऑफ थंब को हम रिप्लेस करते हैं, तभी जाकर एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम पा सकेंगे, जहाँ पर उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्राउंड ऑफ कंट्रीब्यूशंस है इन डेवलपिंग सम इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स। तो जो प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली अप्लाइड होगा प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में भी, और जिसको लेकर एक ऑर्गेनाइजेशंस अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ और एक एमसीक्यू भी आ सकता है, तो इसको याद रखना। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी है, जहाँ हम लूथर गुलिक को की इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस को देखते हैं, लूथर गुलिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहते हैं? लूथर गुलिक कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। उनसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को एक साइंस की तरह ट्रीट किया जाता था, पर ही वॉज द फर्स्ट to treat administration as an art as well as science। और the art of administration कहते हैं it is done through the science of management। एडमिनिस्ट्रेशन जो फील्ड है, साइंस ऑफ मैनेजमेंट प्रॉपरली अगर अप्लाइड होता है, तभी जाकर हम एडमिनिस्ट्रेटिव गोल को अचीव कर सकते हैं। Thereafter, गुलिक एंड ऑर्विक, जो उनका रिच एक्सपीरियंसेस था सिविल सर्विस के फील्ड में, मिलिट्री के फील्ड में और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस के फील्ड में, हम लोग क्या पाते हैं, उनका एमिनेंट कंट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली इन 3 इंपॉर्टेंट एरियाज। सो फर्स्ट, बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ हम 4 टाइप्स ऑफ बेसिस को पाते हैं। स्टूडेंट्स को हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे, पहले फोकस कर लेते हैं, बाद में उसको डिस्कशन करेंगे। नंबर 2, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ हम 7 टाइप्स को पाते हैं। एंड नंबर 3, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ हम 10 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स को पाते हैं। तो यहाँ हम ओवरऑल जो गुलिक्स के कंट्रीब्यूटिंग एरिया है, साथ ही ऑर्विक की कंट्रीब्यूशन है, उसको हम सिंथेसाइज करके एक यूनिवर्सलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स को देखते हैं, जो कि बेसिकली उनका रिच एक्सपीरियंस को बेस करके ही प्रोपाउंडेड हुआ है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ सिविल सर्विस, मिलिट्री एकेडमी एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस। So let us discuss what are the important basis of departmental organizations, जहाँ गुलिक की 4PS प्रिंसिपल को हम पाते हैं। 4PS दैट मीन 4 इम्पॉर्टेंट बेसिस को पाते हैं। तो गुलिक की 4PS को याद रखना स्टूडेंट्स। 4PS मतलब क्या है? P, जहाँ 4P को पाते हैं। P स्टैंड्स फॉर पर्पस, P स्टैंड्स फॉर प्रोसेस, P स्टैंड्स फॉर पर्सन, P स्टैंड्स फॉर प्लेस। सो इसको याद रखना 4PS। व्हाट इज 4PS? क्वेश्चंस में आ सकता है। तो 4P यहाँ हम देखते हैं 4P। व्हाट इज पर्पस? In the first place, the work is divided on the basis of major purpose and functions. You also know this.
जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है और उस स्पेसिफिक पर्पस को पाने के लिए टू अचीव दैट पर्पस every organizations they are organized to realize some important purpose. जैसे कि welfare department that has been created on the basis of some important purposes. Other departments, every department they have been created for definite purposes. Thereafter, process or skills. Some departments are created based on the process or skill involved in its functioning. For example, the Department of Engineering may be considered as a process-based department. तो प्रोसेस और स्किल्स में हम लोग क्या देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की एक डेफिनाइट प्रोसेस को और स्किल की डेवलपमेंट को, जहाँ जिसको लेकर एक ऑर्गेनाइजेशंस अपना ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है. देयर आफ्टर पर्सन्स आर क्लाइंटेले. Specialization of work according to clientele serve is the third basis of departmental organizations, जहाँ एक ऑर्गेनाइजेशंस का इन्वॉल्वमेंट और कस्टमर्स डीलिंग को हम देखने को पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड एज वेलफेयर डिपार्टमेंट सर्व्स एज ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सन्स हु नीड स्पेशल अटेंशन. तो यहाँ हम स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्सन्स की बेटरमेंट के लिए हम डिफरेंट डिपार्टमेंट को देखते हैं और जहाँ डिफरेंट कैटेगराइजेशन ऑफ पीपल उनका ऑब्जेक्टिव यहाँ सर्व होता है, उनका फैसिलिटी सर्व होता है और उनका वेलफेयर के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट की हम क्रिएशन को देखते हैं. Thereafter, place or territory. Place become base for some organizations such as district administration or tribal area department. So here all functions performed in a given area are clubbed together and a department is created. So the place or the territory, these are the most important structural arrangement within which the different ground functions are performed. So these are the four important bases of an organizations with the help of which an organizations can able to get its efficiency and effectivity to realize its different kind of objectives. So these two thinkers, they have developed a science of administration based on principles. They gave importance to the structure of the administration. पर लूथर गुलिक यहाँ जो 4Ps है फोकस करते हैं. अगर 4Ps के कोई भी पी को हम एक बेस के हिसाब से हम ले सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हम फुलफिल कर सकते हैं. ऐसे ही उनका मानना था, जिसके लिए उनका थ्योरी बहुत सारे क्रिटिक्स के हाथ क्रिटिसाइज्ड हुआ है. तो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए 4 important bases are very important. Not a single base should isolatedly able to fulfill the objective of an organization. 4 important principles रहेगा तभी जाकर एक ऑर्गेनाइजेशन फुली उसका डेवलपमेंट हो पाएगा और उसका ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल कर पाएगा. सो सेकेंड इम्पॉर्टेंट ग्राउंड को हम यहाँ आएंगे स्टूडेंट्स, वेयर देयर वी फाइंड सर्टेन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स. सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक्स हुआ है. प्रिंसिपल्स की जो स्पेलिंग है. सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स? लेट अस सी. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, दैट इज डिविजन ऑफ वर्क, बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, coordination through hierarchy, deliberate coordination, coordination through committees, decentralization, unity of command, line staff, delegation and span of control. So गुलिक कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशंस उसका इफेक्टिविटी एंड एफिशिएंसी के लिए वर्क मस्ट बी डिवाइडेड. देयर मस्ट बी बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. एंड ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिविजन ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, दिस आर नॉट ओनली सफिशिएंट वन. देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन थ्रू हायरार्की. As you know, all organizations, they are hierarchical in structure. There is bottom level, there is top level. From the top to the bottom level, there must be a flow of coordination should be there
among the top level officials and the lower level officials. There must be deliberate coordination, and this coordination must be through different committees. There must be power decentralization. पावर का centralization की बात नहीं करते हैं गुलिक, पावर को डिसेंट्रलाइज करने की बात करते हैं, फंक्शंस को डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं, और हर एक जो अथॉरिटी है उनके अंडर डिफरेंट ऑफिशियल्स रहेंगे, जहां हम यूनिटी ऑफ कमांड को पाएंगे. लाइन एंड स्टाफ एजेंसी रहेंगे, जहां उनका इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे लाइन एजेंसी और उनको कोऑपरेट करेंगे स्टाफ एजेंसी. Thereafter we find the principle of delegation of authorities, delegation of command, delegation of decisions from the top to the bottom level, and there we find the span of control, the area of control. So these are very, very important principles, students. You should have to understand all these principles. So Gulick coined an acronym of post curve. You also know and you have also read in the first chapter when you are discussing about the scope of public administration, where there we find the term post curve, where each letter stands for a separate meaning in the field of administration. So what is post curve? You also know this. These are very important functional elements of administration. हर एक लेटर की एक स्पेसिफिक मीनिंग है और जिसका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस है इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सो फर्स्ट पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग. एंड प्लानिंग व्हाट? इट इज़ रिक्वायर्ड टू फुलफिल द टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए एक सिस्टमेटिक काम को हाथ में जब हम लेते हैं उसको ही प्लानिंग कहा जाता है. The methods to be adopted and work out in broad outline the things to be done and to realize a specific objective, that is planning. Thereafter organizing. Organizing means what? Organization or establishment of formal structure or the physical structure wherein work are devised, work are divided and coordinated among the different officials to realize the different objectives. Thereafter staffing. Staffing means for the realization of different objectives of an organization, that is very essential to recruit or to appoint adequate and suitable candidates or suitable professional so that they will contribute for the sake of the organization and its goal. Thereafter directing. Directing means what? Giving directions to the employee to do their work in a consistent manner. Thereafter coordinating. That means interrelating of various kinds of work. Thereafter reporting. तो हायरार्किकल पोजीशंस जो हम देखते हैं, लोअर लेवल जो ऑफिशियल्स होते हैं उनका काम होता है क्या? रिपोर्ट करना इन डिफरेंट time to time, keeping employer updated of the work done by the employee in the organization through regular report and research. So with these there are also an important elements is there, important principle is there, that is budgeting. You know, administration, it is a very complex field. There we find every day complexities are growing now. So administration का जो कॉम्प्लेक्स ग्राउंड है वहाँ पर जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है अथॉरिटीज़ को, तो उसके लिए क्या चाहिए? बजट और फाइनेंस. बिकॉज विदाउट ए सिंगल रुपी द व्हील्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैनॉट बी कैरिड आउट. सो मेंटेनेंस ऑफ फंड्स required for planning and coordinating task of organization is called budget. So budget की जो फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लेकर आते हैं उसको लेकर ही एक एडमिनिस्ट्रेशन की व्हील्स जो है चल पाता है और अपना ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज़ कर पाता है.
So according to Luther Gulick, the concept of postcard is very important for maintaining efficiency in organization. Most important principle वो कहते हैं division of work, specialization and specialization of work through the department. It can also bring the respective objective to be fulfilled by the organization. So Gulick said work division is the foundation of organization, where Orwig gave importance to the identification of task, individual, and later he prescribed the scalar chain as a form of authority that runs in an organization. तो ऑरविक स्पेशली फोकस किए हैं स्केलर चेन पर और गुलिक की इम्पोर्टेंस फोकस हुआ है पोस्ट कर प्रिंसिपल पर. इसको याद रखना. So what are the most important 10 important principles that has been laid by Orwig? First, principle of objectives. You know students, for any organization to realize the different kind of functions, there must be some important objectives that needs to be fulfilled. Second one, the principle of specialization. Separate वर्क होना चाहिए, सेपरेट फंक्शंस, सेपरेट एम्प्लॉय के हाथ होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, सो दैट वी कैन एबल टू गेट द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स टू बी फुलफिल्ड. Thereafter, the principle of coordination, which must be ensured from the top to the bottom level, otherwise the organizations cannot able to operate effectively. So these are the most important 10 important principles that has been propounded by Orwig. Along with this, the principle of authority. In every organization, various groups have to follow authority and command of the organization. Thereafter, the principle of responsibility. Superior claims authority in an organization, he becomes responsible for the acts of its subordinate. Thereafter, the principle of definition. In an organization, it is imperative that the nature of jobs and duties attached to that specific job needs to be specialized. Thereafter, principle of correspondence. The principle of authority is associated with the principle of responsibility. And thereafter, the span of control. Managers should be responsible for only few subordinates working in the organization. Thereafter, the principle of balance. This ensures equality in the work process. And thereafter, the principle of continuity. Within the structure of the organization, continuance of activities is imperative condition. So Orwig has emphasized on the purpose and structure of organization. His most important emphasis here has been towards the mechanism of an organization. So Orwig and Luther Gulick both have given most importance to the universality of some important principles that has been followed and that has been applied in different fields of public administration as well as private administration, which has been based upon is their rich experiences in the field of military, public services, industrial field, as well as in their rich experiences in different ground of their most important research. So students, here we analyzed about the contributing area of two important thinkers, Luther Gulick and Orwig, जिनका हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्राउंड ऑफ कंट्रीब्यूशंस को देखते हैं इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स. तो दिस थ्योरी, जिसको हम स्ट्रक्चरल थ्योरी कहते हैं, मैकेनिस्टिक थ्योरी कहते हैं, एक क्लासिकल थ्योरी कहते हैं और फॉर्मल थ्योरी कहते हैं, जिसका इम्पॉर्टेंट रेलिवेंस आज भी हम देखते हैं मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस की फील्ड ऑफ डेवलपमेंट में, जिसका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस जैसे कि डिवीज़न ऑफ वर्क, क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड डेलीगेशन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, आज का भी बहुत सारा रेलिवेंस है दिस प्रिंसिपल्स का. स्टिल दिस थ्योरी
in spite of all these ground of contributions also, in spite of all this ground of relevance also, it is not free from the ground of criticisms. It has been vehemently criticized in the hands of different critics. So first criticism, there we find inconsistency. स्टूडेंट्स earlier हम लोग देखे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, हेनरी फेयल, मोनी, रेली, मैक्स वेबर, गुलिक, आर्विक, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, पर उनका जो प्रिंसिपल्स है, हम इस प्रिंसिपल्स के एरिया में इनकन्सिस्टेंसी को हम पाते हैं, जिसके लिए दिस थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड. तो यहाँ हार्वर्ड साइमन, यू नो, रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी के जो प्रोपाउंडर है हार्वर्ड साइमन, उनका ये मानना है दिस थ्योरी हैज़ बीन नथिंग एल्स रेदर they are propounding of different principles, they are mere proverbs because they are very much contradictory one, they are very much ambiguous one, they lack scientific basis, that's why these are mere proverbs. तो mere proverbs कह के कौन क्रिटिसाइज किए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी की प्रिंसिपल्स को? हार्वर्ड साइमन. ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि उनके हिसाब से ये एम्बिगुअस है, कंट्राडिक्टरी है. नंबर 3, इट लेक्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट बिकॉज इट ओनली गिव्स इम्पोर्टेंस टू द स्ट्रक्चर or the mechanical part of an organization, and it treats human being as an isolation because it only focuses upon the mechanistic part, formal part or the structural part of an organization. It doesn't take into account the psychology of human beings, their important role and how they will be more satisfied so that they will able to contribute for the efficiency and economy of the organization. These things have been left behind. So this theory has been criticized in the hands of numerous critics. But in spite of all these criticisms, we can't say that this theory has not relevance. This theory has greater relevance even today also, because the principles like division of work, coordination, delegations, still these principles have wider vitality. These principles had wider ground of importance in the present day organization, because without these principles an organization cannot able to perform its functions, and organizations cannot able to perfectly realize its goal. So students, these are all about the administrative theory of management of public administration that has been propounded by Orwick and Luther Gulick. Hope you understand. If there will be any kind of doubt, please share with me. If you like this video, please provide your likes, comments and share with among your friends. So see you in next class with a new video. Till then, have a nice day. Goodbye.